नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स को कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, इस पे हमने डिस्कस किया। आज के ट्यूटोरियल में हम ब्रैकेट्स, टेबल्स एंड एरेज पर डिस्कस करेंगे। मैं इसके लिए टेक मेकर टेक्स्ट एडिटर के रूप में काम में ले रहा हूँ। आप चाहें तो कोई अन्य टेक्स्ट एडिटर काम में ले सकते हैं या ओवरलीप में काम कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लिखते समय बहुत तरह के ब्रैकेट्स काम में लेते हैं, कोष्ठक बहुत तरह के काम में लेते हैं, लेकिन साधारणतः जो कोष्ठक जो ब्रैकेट से ज़्यादा काम में आते हैं या जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है वो हैं 3 कोष्ठक, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इनको हम किस तरह से लिखते हैं, इनको यदि हमें लेटेक में काम में लेना हो तो किस तरह से काम में लेते हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक ट्रेपेजॉइड से। तो इफ ए ट्रेपेजॉइड हैज sides A and B with distance D, then its area will be D times A plus B divided by 2। हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, ये लगभग ठीक आ रहा है। हम इस a प्लस बी बाई 2 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ a प्लस बी एंड 2। यहाँ से ये 2 हट जाएगा और यहाँ पर अब देख रहे हैं ये जो पैरेंथेसिस है वो सीधा ही आ रहा है, जैसे हमने लगाया पैरेंथेसिस उस तरह से ही ये आ रहा है। तो और ये लगभग अपना टेक्स्ट है उसके आकार का ही आ रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम अब कुछ 6 पॉइंट्स का डिफरेंस छोड़कर मतलब न्यू लाइन में चले जाते हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में 4 टाइम्स 3 प्लस 2 to the power 2 is equals to 400। ये 3 plus 2 5, 4 times 5 is 20, 20 to the power 2 is 400। so ये जस्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया है और उसके देखा स्क्वायर ब्रैकेट को देखें तो वो लगभग बाकी टेक्स्ट के आकार का ही हमें दिख रहा है। बाकी टेक्स्ट जिस आकार का हमें दिख रहा है उतना ही बड़ा वो दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस या ऑकवर्ड लग रहा है जो अभी प्रेजेंट में हम लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में यहाँ कुछ इंडेंटेशन हमें मिल रहा है जबकि सेकंड रो में हमें नहीं मिल रहा है कि हम डबल बैकस्लैश से न्यू लाइन में आए हैं। ये तो यदि इसमें एक रूपता चाहिए तो हम इंडेंटेशन को हटा देते हैं और इस इंडेंटेशन को हटाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे PAR इंडेंट INDENT इंडेंट 0px। हाँ, तो ये अब और ज़्यादा ठीक दिखाई देने लगा है, इसमें इंडेंट 0 हो गया है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस के लिए कोशिश करते हैं और कर्ली ब्रेसेस लिखना इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं लिखकर। तो ए सेट ए इज गिवन बाय 1 2 3। ये कर्ली ब्रेसेस हमने लिखा है और ये यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं आए हैं। हम मैथ मोड में ले लेते हैं, क्या पता मैथ मोड में आ जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं आएगा। ये मैथ मोड में लेने पर 1 2 3 जो है वो वह मैथ मोड में ज़रूर हो गया है, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस नहीं आए हैं क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नॉर्मली किसी टर्म को सिंगल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए
काम में आता है, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। तो यदि हमें यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस दिखाने हैं तो इनसे पहले एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग और एंड कर्ली ब्रेसेस दोनों से पहले बैकस्लैश लगाना होगा, और अब ये यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हमें दिखाई देंगे। तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाने का तरीका है। इस तरह से हम अब जैसे देखें कि कुछ सिंबल्स जो ऑलरेडी हम कुछ और काम में ले रहे हैं उनको लिखना है तो कैसे लिखें। जैसे डॉलर साइन है, अब डॉलर साइन मैथ मोड में जाने के काम में आता है। हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम जैसे लिखते हैं दिस थिंग कॉस्ट्स $5। अब हम ये देखते हैं कि यदि हम $5 लिख देते हैं तो ये आगे एंड डॉक्यूमेंट है, ये भी ग्रीन हो जाता है। मतलब ये इक्वेशन मोड जो है वो बंद नहीं हुआ है, वो इक्वेशन मोड में ही चल रहा है। इसका मतलब इस तरह से तो ये डॉलर साइन आएगा नहीं। तो मैं यहाँ इसको क्लोज करने के लिए एक डॉलर साइन और लगा देता हूँ, लेकिन इससे तो ये डॉलर साइन आएगा नहीं। और यदि मैं यहाँ डबल डॉलर साइन लगा देता हूँ कि $1 आउटपुट में आ जाए, तो जब कंपाइल करता हूँ तो ये एरर मैसेज देता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट मैंने डबल डॉलर से किया था और एंड सिंगल डॉलर के साथ किया है। तो यहाँ पर मुझे डॉलर साइन लाना है तो मैं बैकस्लैश डॉलर साइन से पहले लगाऊंगा और ये यहाँ पर डॉलर साइन आउटपुट में आ जाएगा। मैं यहाँ बिना मैथ मोड के भी डॉलर साइन ला सकता हूँ, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, और ये बिना मैथ मोड के भी डॉलर साइन आ गया है। तो ये कुछ जो भी स्पेशल कैरेक्टर हमें सीधे काम में आ रहे हैं तो उनको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका उनको लिखने का है। तो इसी तरह से अब हम लिखते हैं कुछ और इक्वेशंस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। जैसे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा मतलब उस फॉर्म में लिख लेते हैं मैथ मोड में जिसमें ये सेंटर में भी आए। तो मैं जैसे लिख लेता हूँ फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड x² + 1। तो अब हम देखते हैं कि ये मैथ मोड में सेंटर में आ गया 1/x² + 1, और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, और फिर बिल्ड करता हूँ। तो हम यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो पैरेंथेसिस है ये बहुत छोटा आया है। ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि 1/x² + 1 की साइज की तुलना में पैरेंथेसिस बहुत छोटा है। ये नॉर्मली उसी साइज का होना चाहिए। अब उस साइज का नहीं है तो इसको उसी साइज का बनाने के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए है जो लेफ्ट साइड में पैरेंथेसिस है उससे पहले बैकस्लैश से लेफ्ट लिख देते हैं, और राइट साइड वाला पैरेंथेसिस है उससे पहले बैकस्लैश राइट लगा देते हैं। और अब हम इसको क्विक बिल्ड करते हैं और हम देखते हैं पैरेंथेसिस का आकार बड़ा हो गया है, ये साइज बड़ी हो गई है, ये अपने लिए सूटेबल हो गया है, हमें जैसा चाहिए उतना बड़ा हो गया है। यहाँ पर मैथ मोड जब हम काम में ले रहे हैं तो हमें कुछ मैथ के लाइब्रेरी फंक्शंस की भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो उनके लिए जो पैकेजेस हमें चाहिए वो हम सारे लिख लेते हैं यूज पैकेज। और हमें मैथ मोड के लिए पैकेज चाहिए, वो नॉर्मली जो हम काम में लेता हूँ वो हैं AMS MATH, AMS fonts एंड AMS SYMB। ये देखो तीनों, वैसे देखा जाए तो मैं सामान्यतः ये तीनों ही लिख लेता हूँ। आप चाहो तो इनको सिंगल लाइन में भी जैसे मैंने सिंगल लाइन में लिखा ऐसे लिख सकते हो, या इनको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर AMS fonts काम में ले लिया और बाद में थर्ड रो में यूज पैकेज और ये सिंबल्स काम में ले लिया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इनका लगभग पर्पस तीनों का एक ही है, एक जैसा ही है, तो एक ही लाइन में इनको लिख दूं।
वैसे इनका यदि अलग अलग समझा जाए तो यूज पैकेजेस की अपना एक अलग ट्यूटोरियल होगा, तो उसमें हम इनको विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन अभी के लिए यदि इनको देखें तो मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। एएमएस मैथ है ये पैकेज, एएमएस मैथ पैकेज मेनली एक्स्ट्रा कुछ इन्वायरमेंट डिफाइन करने के काम में आता है। जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि इनलाइन यदि साइज जैसे a+b/2 की साइज छोटी हो रखी है, इसको बड़ा करना हो मैं, तो हम /d लगा देते हैं। जैसे यहाँ मैं d लिख दूँ, तो अब इसको कंपाइल करूँगा तो इसका साइज बड़ा दिखाई देगा। हालांकि यहाँ ये ब्रैकेट है, ये छोटा दिखाई देने लग गया है। तो मैं वापस ये d हटा रहा हूँ। तो इस तरह के चेंजेस के लिए अपने ये काम में आता है एएमएस मैथ। यहाँ एएमएस का अर्थ है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो उनके द्वारा प्रोवाइडेड ये पैकेजेस हैं जिनमें एएमएस मैथ का एक यूज ये बता दिया है। दूसरा क्या है, जब हम समीकरणों को मल्टीलाइन डिस्प्ले में काम में लेते हैं, तो मतलब एक समीकरण को कई लाइनों में डिस्प्ले में काम में लेते हैं, तो वो एएमएस मैथ की सहायता से आ जाती है। उसके अलावा जैसे हमें अंदर इक्वेशन के अंदर टेक्स्ट लिखना है, जैसे कई बार हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट टाइप में लिखते हैं, जो हम आगे आज के लेक्चर में लिखेंगे भी, लिख के देखेंगे। तो उस केस में, उस स्थिति में भी ये एमएस मैथ पैकेज है, ये ही काम में आता है। और उसके अलावा सिंबल्स को बोल्ड करना है, उसके लिए बोल्ड सिंबल या डिक्लेयर मैथ ऑपरेटर, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं वो सारे, या कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे \sin \lim, वो भी एएमएस मैथ पैकेज में इंक्लूडेड हैं। इस तरह कई नाम जो एएमएस फॉन्ट्स है, ये बोल्ड फेस जैसे \math bf नाम का हम एक कमांड काम में ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ a=b+c, और यहाँ मैं b से पहले जैसे लिख दे, पहले इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये a=b+c आ गया। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ b से पहले लिख लेता हूँ बोल्ड फेस। तो बोल्ड फेस के लिए हम बोल्ड फेस के लिए लिखेंगे मैथ bf, और ये लिख कर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये b है, ये इटैलिक मतलब मैथमेटिकल वे में नहीं रहा और बोल्ड हो गया है। जब पैकेजेस की बात आएगी तब हम देखेंगे। और तीसरा है मैथ FRAC, जो फ्रैक्चर के लिए काम में लिया जाता है। ये ASM SYMB जो है सिंबल्स के लिए, ये कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स लोड करने के लिए काम में लिया जाता है, जो मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस जब हम लिखते हैं, हम इक्वेशंस जब लिखते हैं तब उनको काम में लेते हैं। तो ये पैकेजेस हैं जो हम मैथमेटिकल के मैथमेटिकल इक्वेशंस में कई जगह काम में लेते हैं। तो अभी के लिए इनको जस्ट इंक्लूड कर दिया है, इन पर ज़्यादा डिस्कशन हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने ब्रैकेट्स को काम में लेना सीखा, ब्रैकेट्स को अपने टेक्स्ट के आकार के आधार पर बड़ा करना सीखा। हम और भी देखते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं तो उनको कैसे लगाएं, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ मैथ मोड में ही कुछ लिखता हूँ, जैसे ये इक्वेशन ही कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर तो ये वैसे भी सही आएगी जैसे ऊपर वाली कॉपी की है। अब मैं इसको लिख देता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, यहाँ मैं फ्रैक्शन लगा देता हूँ \fraction, और यहाँ लिख देता हूँ 20 शुड बी 1। तो अब चेक करता हूँ, तो
यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ठीक से नहीं आ रहा है इनकी, जितना मतलब ये टेक्स्ट साइज है उतना बड़ा आना चाहिए, स्क्वायर भी सही जगह नहीं आ रहा है। तो यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए वही लेफ्ट एंड ये राइट, जिस पे क्लोज हो रहा है वो राइट, जिस पे स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट। और अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है एकदम ठीक आकार में आ गया है, टेक्स्ट के अनुरूप आ गया है, टेक्स्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा आ गया है। और हम इसी तरह से जब कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहें तो कर्ली ब्रेसेस थोड़ा सा वही है कि हम लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे। जैसे मैं इसी में यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिख कर देखता हूँ, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है इसकी जगह बैक स्लैश कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। जो पहले भी हम देख चुके हैं, बैक कर्ली ब्रेसेस को लाने के लिए हमें बैक स्लैश भी लिखना पड़ता है। तो ये कर्ली ब्रेसेस भी उसी आकार में आ जाता है क्योंकि इसमें भी लेफ्ट एंड राइट हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा एंगुलर ब्रैकेट्स भी कई बार हम काम में लेते हैं, तो उसके लिए हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के देखते हैं। जैसे हम लिखें, हम जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ सिग्मा a अपॉन n, ऐसा हम कुछ इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं एक बार, और हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। तो ये देखो एंगल ब्रेसेस आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें। तो मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ, ये सीधे एंगल ब्रेसेस लिखे वैसे आ गए। हम इनको दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं एल एंगल एंड आर एंगल, राइट एंगल एंड लेफ्ट एंगल उसके को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये देखो सही लिखने का तरीका ये है, ऊपर वाला तरीका लेस देन ग्रेटर देन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सही एंगल ब्रेसेस लिखने का तरीका है एल एंगल एंड आर एंगल। अब यदि मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ b एंड c right, that implies, और ये लिख देता हूँ एल एंगल a इज इक्वल्स टू, और यहाँ एक की जगह लिख देता हूँ फ्रैक्शन ऑफ b एंड c। अब चेक करूँ तो यहाँ पर ये गड़बड़ आ गया है, ये डॉलर साइन क्लोज नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर ये फिर एंगल ब्रैकेट को बड़ा करने के लिए हमें लेफ्ट एंड राइट लगाना पड़ेगा, और क्विक बिल्ड कर देते हैं। और ये हम देख रहे हैं एंगल ब्रेसेस हैं, ये भी उस टेक्स्ट के की जो साइज है उसी की तरह हो जाते हैं। हम देखते हैं अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये पाइप लगा देते हैं, ये नॉर्मली एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है। तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो हमने दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू और वो भी एक्स इक्वल टू 1 यहाँ मैं इसमें सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं। ये सिंपली सबस्क्रिप्ट में लगाया है और ये ठीक दिख रहा है। लेकिन हम कुछ और लिखना चाहें, जैसे
ये तो सिंपल लाइन थी, ठीक दिखाई दे रही है। जैसे यही हम देखना चाहें कि हमें चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी dy बाई डी एक्स की। सो dy फ्रैक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स, और ये दोनों तरफ हमने पाइपलाइन लगा दी और यहाँ अंडरस्कोर x इक्वल टू 1 लिखा। x इक्वल टू 1 पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये फ्रैक्शन के बैकस्लैश नहीं लगाया, तो ये फिर ये जो आ रहा है एब्सोल्यूट का साइन वो साइज में बहुत कम आ रहा है, तो इसमें फिर हमें वही लगाना पड़ेगा, लेफ्ट एंड राइट। और हम इसको क्विक बिल्ड कर देते हैं। तो ये साइज अकॉर्डिंगली ले लेता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना बड़ा साइज ये ले लेता है। ये रिप्लेसमेंट हमने कर दिया और अब हम कुछ एक और फ्रैक्शंस देखना चाहें तो हम देखेंगे, मान लो हमें सिर्फ कई बार होता है कि एक ही साइड में ब्रेसेस को दिखाना होता है, दोनों साइड में ब्रेसेस को नहीं दिखाना होता, तो हम क्या करें। तो जैसे इसी इक्वेशन में मान लो मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 सी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट जैसे यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट की तरह शो किया है, हमें एब्सोल्यूट नहीं नॉर्मली लिखनी है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट साइड वाले को एक बार के लिए हटा देते हैं। अब जो ही लेफ़्ट साइड वाले को हटाते हैं तो हमें एरर मैसेज दिखता है कि जो आपने राइट साइड में ये लिखा है उसका क्या मीनिंग है, वो क्यों लिखा है, तो हमें वो तो लिखना पड़ेगा, हम हटा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमें ये पाइपलाइन की जगह यहाँ पर लिख देते हैं एक डॉट। डॉट का मतलब उसको डिस्प्ले में नहीं देना है लेफ़्ट वाले को। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, सिंगल यदि ब्रेसेस हमें लगाने हो, सिंगल ब्रैकेट लगाना हो या सिंगल कुछ भी पाइप या कुछ लगाना हो, तो हम दूसरे साइड वाले को डॉट से लिख देते हैं। डॉट का मतलब वो अब डिस्प्ले नहीं होगा। हम एक और इक्वेशन लिख के देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड 1 प्लस एक्स। ये हम पहले ही इतनी सिंपल इक्वेशन लिख के मतलब टर्म्स लिख के देख चुके हैं जो सही आती हैं, तो ये भी ऑब्वियसली ठीक आ रही है उसी के अनुरूप। हम यहाँ पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ लेफ्ट ब्रैकेट एंड यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस, और ये ठीक है, ये भी ठीक आ रहा है। अब मैं इसको और रिप्लेस करता हूँ, तो मैं इसको भी फ्रैक्शन बना देता हूँ और इसको पूरे को एक डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ, जैसे फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड ये ख़त्म होगा यहाँ पर। तो क्या आता है, तो ये ब्रेसेस सही ठीक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट डाल देता हूँ, जैसे 2 टाइम्स ये लेफ्ट एंड यहाँ क्लोज भी करना है, तो यहाँ राइट पैरेंथेसिस। तो अब आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस की जो कन्वेंशन हम काम में लेते हैं, ये टर्म के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हमने 2 बार इसी टर्म में लेफ्ट पैरेंथेसिस काम में लिया, तो जो बाहर वाला लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो अपनी जगह के अनुसार ज़्यादा बड़ा हो गया, अंदर वाला पैरेंथेसिस है वो अपने टेक्स्ट के अनुसार थोड़ा छोटा रह गया, और उसने टेक्स्ट जो दिख रहा है डिस्प्ले में आ रहा है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। एंड दैट्स द थिंग विच वी वांटेड टू लर्न। अब हम लिखते हैं टेबल्स। तो टेबल्स लिखने के पहले नीचे ये 1 आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम अपने प्रीएम्बल में 1 ये पेज नंबर आ रहा है,
इसको हटाने के लिए प्रीएम्बल में हमें लिखना होगा पेज स्टाइल एम्प्टी, तो इससे पेज नंबर छुप जाएगा। पेज नंबर गायब हो गया। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं। तो अब तक जो हम देख रहे थे वो टॉपिक अपना था ब्रैकेट्स, और अब हम देख रहे हैं टेबल्स। तो ये टेबल्स अपना एक बार मतलब अलग डिस्प्ले के लिए लिख दिया। अब टेबल्स लिखने के लिए हम जो टेबल लिखते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे बिगिन टेबुलर। और बिगिन टेबुलर में यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ डबल टाइम हमें ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कर्ली ब्रेसेस 2 बार आ रहा है। तो इसमें लेट से मैं लिख देता हूँ सी 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 सी, 4 बार सी लिख दिया। ये सी का मतलब है सेंटर। अब देखो यहाँ पर मैं यदि लेफ्ट में लिखना हो तो एल लिख देंगे, राइट में लिखना हो तो आर लिख देंगे, वो भी हम देखेंगे इनका क्या मीनिंग है। पहले हम कुछ लिख के देखते हैं। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और कंपाइल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है इतना लिखने से। यहाँ टेबुलर में न्यू लाइन भी कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा, तो ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है यहाँ से देखने से हमें नहीं पता चल रहा। तो हम यूँ करते हैं, यहाँ पर एक M% लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं। अब हमें हम देख सकते हैं 1 अलग दिखाई दे रहा है, 2 3 4 अलग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 2 3 4 एक ही सेल में दिखाई दे रहा है। हम इनको फिर से देखेंगे। पहले मैं इन सब के बीच में M% लगा देता हूँ। M% का मतलब है कि ये अलग सेल में जा रहा है। और हम टेबल देख रहे हैं तो पहले हम लाइनिंग के साथ देख लेते हैं। तो हम यहाँ सी के दोनों तरफ खड़ी लाइन मतलब पाइप बना देंगे तो हमें वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। हम चेक करते हैं क्या डिफरेंस आया। तो ये देख सकते हैं हम वर्टिकल लाइन आ रही है, हमें ओरिजेंटल लाइन भी चाहिए। तो हम HLINE और यहाँ भी HLINE ओरिजेंटल लाइन यहाँ हम बना रहे हैं। तो ये आ रही है अपनी टेबल। हम टेबल को थोड़ा सा और विस्तारित कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक बार और C लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ X M%। और फिर यहाँ न्यू लाइन में मैं कोरिस्पॉन्डिंग जैसे y इक्वल टू f ऑफ x, एंड यहाँ पर जैसे वैल्यूज लिख देता हूँ 10 M% 20 M% 30 M% 40 एंड देन HLINE, ये इससे पहले लाइन। तो ये आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सिंबल्स को मैं मैथमेटिकल वे में दिखा देता हूँ x एंड y को। दैट विल बी ए बिट बेटर, इट विल लुक लाइक ए बिट बेटर। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक टेबल बन गई है। और टेबल में जैसे x y इक्वल टू एफ एक्स, ये इनको हम देखते हैं तो ये हमें एकदम सेल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, जैसे हमने C लिखा है यहाँ हम C की जगह L लिखते हैं तो ये लेफ्ट अलाइंड हो जाते हैं। और इसी की जगह मैं यदि R लिख देता हूँ तो ये राइट अलाइंड हो जाएगा। ये राइट में अलाइन हो गया X। तो ये इसका डिफरेंट वेज हैं लिखने के। मैं वापस C ही कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये है अपना इक्वेशन लिखने का मेथड। और यहाँ ये लाइन सब हम हटाकर भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये M% हटाकर देखता हूँ कि जैसे पहले हमने लिखा था उसका क्या आउटपुट हमें दे रहा था, उसको समझते हैं। तो ये देखो हमने जब M% 1 2 3 4 लिखा तो ये 1 2 3 4 आ गया। आगे इसने
कोशिश की है नेक्स्ट सेल बनाने की, लेकिन उस सेल का एंड कहाँ है इसको नहीं पता, क्योंकि एंड हमने टेबुलर में बताया उसके अनुसार हमने 5 टाइम्स सी लिखा था। तो यहाँ पर 5 बार सी 5 बार M%, 4 बार आना चाहिए था, 4 टाइम्स M% आना चाहिए था। M% 4 टाइम्स आता तो ये उतनी सेल बना देता, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन में आगे की सेल नहीं बनाता और एक सेल में 1 2 3 4 लिख देता है। तो ये ध्यान हमें टेबल बनाते समय रखना है। तो ये टेबल हमने एक बार बना दी। मैं एक बार इसी टेबल को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आता है। तो ऑब्वियसली ये टेबल कॉपी पेस्ट होके आएगी। यहाँ हम देखते हैं दोनों टेबल्स के बीच में स्पेस नहीं आया है, और स्पेस नहीं आने से हमें थोड़ा अलग नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको स्पेस लाने के लिए इन दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए थोड़ा अलग कर देते हैं, और अलग करने का तरीका है यहाँ पर हम लिख देते हैं वी स्पेस। वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस, और ये 1 सेंटीमीटर का लगा देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, डिफरेंस आ गया दोनों में 1 सेंटीमीटर का। ये एक बार वो ही कॉपी पेस्ट की है। हम कुछ एक और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ जैसे पहले सी के बाद मैं डबल पाइपलाइन लगा देता हूँ दोनों ही जगह है, और देखता हूँ आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर डबल पाइपलाइन लगाने पर यहाँ डबल लाइन आ गई है, जिससे जैसे एक्स है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें डिटेल दे रहा है तो ये अलग दिखाई दे, इसके लिए ये डबल पाइपलाइन आ गई है। मैंने ये टेबल कॉपी की थी, वो रीज़न था कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रैक्शन ऑफ 1 and 2, और अब मैं इसको आउटपुट को चेक करता हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 1/2 है, वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और इसको मुझे क्या देखना चाहिए, ये जो छोटा दिख रहा है इसको ठीक दिखाने के लिए। तो इसके लिए है कि ये टेबुलर जब स्टार्ट किया उससे पहले मैं बिगिन टेबल, ये बिगिन टेबल कर लेता हूँ। बिगिन टेबल का एंड टेबल है वो टेबुलर के बाद में लिखा जाएगा। और अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ओ, ये कहाँ आ गया, मैं एक बार ये वी स्पेस हटा देता हूँ, इसमें भी हमें कुछ देख समझने को मिलेगा। तो अब देखता हूँ मैं, अब कहाँ चला गया। तो ये हम देख रहे हैं कि टेबुलर जो अपना है 1/2 वाला, ये आगे वाला लाइन में बहुत आगे जा रहा है, और हम जहाँ देखना चाह रहे हैं वहाँ हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना ये आगे जाए, मतलब आगे वाले में भी पेज के एकदम सेंटर में जाके रुक रहा है। तो एक बार थोड़ा जूम कम करके देख लेते हैं जिससे एग्जैक्ट दिखाई दे कहाँ पर आ रहा है ये। तो ये देखो लगभग दिख रहा है कि आगे वाले पेज के बीच में सेंटर में दिख रहा है, मतलब वर्टिकली सेंटर में दिख रहा है। और वर्टिकली सेंटर में दिख रहा है तो इसको हमें इतना नीचे नहीं ले जाना है। जैसे हम कुछ टेक्स्ट लिख के देखते हैं इसके नीचे, इन above table we are giving a relation of x and y। ये टेक्स्ट लिख के देखते हैं कहाँ आता है। तो हम देख रहे हैं टेक्स्ट तो यहाँ आ गया, जबकि हम तो नीचे वाले टेबल के भी नीचे ये टेक्स्ट लिख रहे थे। तो ये गड़बड़ ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये टेबल जो है उसको रोक के रखने के लिए जहाँ लिखिए वहीं दिखाई दे, ऐसा लिखने के लिए अपर केस एच लिखते हैं। अपर केस एच तो प्रॉब्लम कर रहा है तो हम लोअर केस ही रखेंगे। ये लोअर केस एच नॉर्मली अपने टेबल की जगह फिक्स रखने के काम में आता है, हमें इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। फिर ये टेक्स्ट अभी के लिए एक बार हटाते हैं और देखते हैं टेबल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये टेक्स्ट मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ और
ये जो टेबल है इसमें ये एच काम नहीं कर रहा है लोअर केस, तो मैं अपर केस एच लिख रहा हूँ। अपर केस एच काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए एक पैकेज काम में लेता हूँ, यूज पैकेज, और वो है फ्लोट। लेट मी ट्राई। ये ओके, इट्स वर्किंग। सो ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये अब यहाँ ऊपर आ गया है। और अब मैं, ये मेरा टेक्स्ट है, इसको डिस्प्ले में लाता हूँ। कहाँ पर है? तो टेबल को अपनी जगह जहाँ टेबल आनी चाहिए वहाँ लाने के लिए हमें लिखना होता है यहाँ एच, और ये एच लिखने के लिए हमें एक पैकेज भी काम में लेना होगा जिसका नाम है फ्लोट। हालांकि पैकेजेस का कंप्लीट डिस्कशन हम आगे करेंगे, यहाँ पर पूरा डिस्कशन पैकेजेस का नहीं है। अब हम कुछ और लिख के देखते हैं इस टेबल में, क्योंकि ये 1/2 है, ये तो उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ डबल डॉलर साइन लगा के देखता हूँ तब क्या होता है। डबल डॉलर साइन लगाता हूँ तो ये एरर मैसेज देता है, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन वाला मान लेता है। या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ डी लगा देते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और फिर देखते हैं। तो ये 1/2 की साइज चेंज हो गई, लेकिन ये जो लाइंस हैं टेबल की उनको टच कर रहा है, ये डिस्प्ले में सही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम टेबल्स में हम देख रहे हैं इस टेबल में कि 1/2 है, उससे के साथ स्पेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ स्पेस देने के लिए हम यहाँ लिखते हैं \def एरे स्ट्रेच, और फिर कर्ली ब्रेसेस में 2 लिख देते हैं। कर्ली ब्रेसेस में 2 लिखा है, और हम चेक करते हैं इसको बिल्ड करके। हम बिल्ड करते हैं तो हम देखते हैं सब जगह है वर्टिकली इसको स्पेस मिल गया, मतलब 1/2 से भी ऊपर नीचे स्पेस आ गया, 1 के भी ऊपर नीचे स्पेस आ गया है। हम यहाँ पर अब 1/2 को डी फ्रैक्शन वाला करते हैं, जिससे 1/2 की साइज बड़ी हो जाए, और हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। हम यहाँ पर यदि हमें स्पेस कम दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं, या हम एक बार कम करके भी देखते हैं। मैं इस स्पेस को 1.5 करके देखता हूँ, तो देखता हूँ कि ये 1.5 यहाँ सूटेबल नहीं है। मैं 2.5 करके देखता हूँ, तो 2.5 जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम इस तरह से देख के एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे 1.5 ही सबसे ज़्यादा सूटेबल स्पेस लगा। 1.5 नहीं, 2 सबसे ज़्यादा इस नंबर, यहाँ एक नंबर लिखना है हमें, तो जो स्पेस है वो 2 सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा यहाँ के लिए, वो जो हमने लिख दिया। अब इसके अलावा एक जो बिगिन टेबल हमने लिखा है, तो उसमें हम और जो कर सकते हैं वो है कि हम कैप्शन दे सकते हैं। तो कैप्शन ऊपर या नीचे किधर भी दे सकते हैं, मैं अभी नीचे दे रहा हूँ, CAPTION कैप्शन। और इस इक्वेशन के लिए क्या कैप्शन दें, तो लेट्स रिलेशन ऑफ x एंड y, ये कैप्शन दे देता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैप्शन एकदम बीच में आया है, जबकि मैं अपनी टेबल लेफ्ट साइड में अलाइंड है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ बिगिन टेबल के बाद में सेंटरिंग, और चेक करते हैं। तो अब ये टेबल भी सेंटर में हो गई है, और जो कैप्शन है वो भी सेंटर में है। तो ये अपना सेंटर, मतलब टेबल है वो ठीक जगह दिखाई दे रही है, और ठीक हो गई है। इसको हम नॉर्मली जो ये कैप्शन लिखा है उसको भी फ्लश लेफ्ट या फ्लश राइट से अलाइन कर सकते हैं, फ्लश लेफ्ट से लेफ्ट में ला सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि टेबल बीच में रहे। तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स गुड। बाकी आप FLUSH लेफ्ट से कैप्शन को भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, या आप देख सकते हैं। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल्स की बात करें, जिसमें कुछ हमें
और लिखना हो, जैसे मैं एक और टेबल यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ बिगिन टेबल, और इसमें बिगिन टेबुलर, और उसमें लेट्स मैं 2 बार ही लिखता हूँ सी, 2 ही कॉलम लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x and y, then new line HLINE, एंड देन यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। दिस इज वन वेरिएबल एम्परसेंड, दिस इज अनदर वेरिएबल। ये चेक करते हैं। तो ये ठीक आ रहा है, ये टेबल, अच्छा इस टेबल ये ऊपर चलेगी, तो हम इस टेबल को यहाँ फिक्स रखने के लिए, बाद में दिखाने के लिए h लिख देते हैं, और यहाँ पर h लाइन भी लगा देते हैं, जिससे ऊपर से ये टेबल खुली ना आए। तो या इट्स ओके, इट्स वर्किंग। सेंटरिंग भी कर देते हैं, तो टेबल सेंटर में आ गई, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं ज़्यादा बार लिख देता हूँ, जैसे मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या लिखूँ, तो मैं बहुत बार इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड सेल है, इसमें मैंने टेक्स्ट बढ़ाया है, और अब मैं देखता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा जूम इन करके देखता हूँ मैं, ये आउट ऑफ पेपर चला गया है, पेपर के बाहर चला गया है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ये तो मतलब अपना वेरिएबल गायब हो गया, तो उस केस में हम ये सी है इसकी जगह एल लिख लेते हैं, और चेक करते हैं क्या पता एल से कुछ ठीक हो जाए। ओके, एल से वाई तो दिख गया, लेकिन ये नीचे वाला टेक्स्ट तो बाहर जा रहा है, ये तो एंड नहीं हो रहा टेबल का। तो यहाँ इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ एल की बजाय मैं लिख देता हूँ पी, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो क्या होता है चेक करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर से ये थोड़ा सा ठीक तो हो गया, लेकिन अभी भी ये अजीब सा दिख रहा है। मैं 2 इंच कर देता हूँ, आई एन से इंच हो जाता है, हाँ ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो हम टेबल में इस तरह से यदि टेक्स्ट लिखना चाहें जो आगे भी नहीं निकले, मैं 3 इंचेस कर देता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये ठीक है, टेबल में जैसा हम लिखना चाहें उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा सही ढंग से हम ये लिख सकते हैं। ये एक मतलब तरीका हो गया है। हम कई बार चाहते हैं कि जैसे अब एक्स वाई लाइन वाली लाइन है ये थोड़ी बोल्ड फेस्ड हो, तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं रो कलर, और ग्रे की शेड दे देते हैं जो ग्रे कलर है, तो शेड जैसे 0.9 दे दिया है। ये इसका मीनिंग बताऊंगा, ये कंपाइल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें एक पैकेज काम में लेना पड़ेगा। ये रो कलर लिया है, इसके लिए एक पैकेज काम में लेना पड़ेगा, और पैकेज हम काम में लेते हैं यूज पैकेज, और इसके लिए जो कलर पैकेज आएगा वो कलर पैकेज आएगा COLORTB। और अब हम अपनी टेबल पर चले जाते हैं, कलर TB, ये काम क्यों नहीं किया, TBL आता है जो पैकेज है उसमें, TBL पैकेज का पूरा नाम नहीं लिखा था। तो ये पैकेज लेने पर हम देख रहे हैं जो रो है वो थोड़ी कलर ग्रे हो गया है। हम इस रो का कलर और ज़्यादा गहरा करने के लिए हम यहाँ 0.7 कर देते हैं, और ये और ज़्यादा गहरा हो गया। हम इस कलर को नीचे की किसी रो में लगा के देखते हैं, जैसे मैं एक और यहाँ रो बना देता हूँ, और उसमें मैं लिख देता हूँ A and B HLINE,
और यहाँ मैं ये कलर डाल देता हूँ और चेक करता हूँ कैसा आता है। तो ये हम देख सकते हैं ये शेडिंग हो गई है। तो हम इस तरह से शेडिंग भी, शेड्स मतलब जो कलर है थोड़ा बैकग्राउंड जिसमें हमें अलग दिखे, कुछ रो अलग दिखानी हो, या इस तरह से कॉलम्स में भी हम कलरिंग कर सकते हैं। तो वो अलग दिखाने के लिए हम ये काम में लेते हैं। इस तरह से मतलब एक टेबल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको दूसरा रूप दे सकते हैं। एक टेबल्स में जो मुझे लगता है अलग दिखना चाहिए वो पार्ट होता है, जैसे कोई टेबल है उसमें कई रो एंड कई कॉलम्स आ रहे हैं और कई जगह कई सेल्स मर्ज हो रही हैं, इस तरह का कुछ हो तो वो कैसे लिखें। जैसे मैं ऊपर वाले में पहले कैप्शन और डाल देता हूँ। पिछली बार हमने नीचे कैप्शन डाला था, इस बार ऊपर डाल देते हैं कैप्शन। ये टेबल विद लार्ज टेक्स्ट एंड शेडिंग। और ये हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखो दोनों में ये डिफरेंस है। हमने जब कैप्शन नीचे दिया था तो नीचे कैप्शन आया था, जब टेबल के ऊपर कैप्शन दिया तो ऊपर आ गया है। नंबरिंग टेबल की ऑटोमेटिकली हो रही है। ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं टेबल की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। यहाँ अपने आप ही टेबल 1 या टेबल 2 वो अपने आप नंबरिंग ले लेता है। और जो कैप्शन है वो हम नीचे दे रहे हैं तो नीचे आ रहा है, ऊपर दे रहे हैं तो ऊपर आ रहा है। टेबुलर के ऊपर या नीचे कैप्शन कहाँ लिख रहे हैं जो तो हमें ये जैसे डिस्प्ले में लाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। अब हमें एक और टेबल बनाते हैं। ये तो यहाँ बिगिन टेबल एंड देन उसमें कैप्शन। कैप्शन अभी चेंज कर देंगे, ABCD लिख देते हैं। या कैप्शन मेरा है मल्टी रो एंड कॉलम मर्ज्ड टेबल। ये मैं कैप्शन दे देता हूँ। एंड देन यहाँ पर बिगिन टेबुलर यहाँ पर बाद में देता हूँ। पहले इसमें कैप्शन दिया है, सेंटरिंग भी कर देते हैं सेंटरिंग। और यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ CCC, 3 सेंटर्स बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ABC ये लिख देता हूँ और चेक करता हूँ क्या आउटपुट आता है। ओह, ये तो ऊपर चला गया। तो इसको अपनी जगह लाने के लिए H, अपर केस H। इसमें हमने लाइनिंग अभी नहीं की है तो मैं एक लाइनिंग कर देता हूँ, H लाइन। ये ऊपर लाइन आ गई है और यहाँ पर H लाइन, तो ये नीचे भी लाइन आ गई। ठीक है, अब हम इसको देखें, कुछ इसमें चेंज करते हैं। हम पहले सब ये लगा लेते हैं पाइपलाइंस, जैसे जो चेंज करें वो हमें एक्सप्लिसिटली दिखाई दे। तो ये आ गया। और अब मैं इसको एक और कॉलम दे देता हूँ, X Y एंड Z। तो ये अपनी सिंपल टेबल अब तक हमने बनाई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एक चेंजेस करते हैं। और वो चेंजेस क्या हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ ये A है, A एंड B, इन दोनों को उठा के इनकी जगह लिख देता हूँ बैकस्लैश मल्टी
कॉलम, इसमें 3 बार कर्ली ब्रेसेस आया है, तो पहली कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखूंगा कितने कॉलम्स को मैं कर रहा हूँ। तो मैं 2 कॉलम्स को एक साथ कर रहा हूँ। अब जो टेक्स्ट है वो कहाँ आना चाहिए, तो सेंटर में आना चाहिए। और क्या टेक्स्ट आना चाहिए, तो टेक्स्ट आना चाहिए, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ उस टेक्स्ट ए ही लिख देता हूँ वापस। तो अब मैं ये देख रहा हूँ सेंटर में ये टेक्स्ट आ गया है और सी यहाँ आ गया है यहाँ पर ये, लेकिन वर्टिकल लाइन नहीं है ये है, तो वो लानी है, तो मैं सी के दोनों तरफ लाइनिंग भी लगा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों कॉलम्स हैं वो यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। जो फर्स्ट 2 कॉलम्स जो है, पहला और दूसरा स्तंभ जो है वो एक के लिए यहाँ मर्ज हो गए, और एक को मैं सेंटर में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ एल लिख देता हूँ तो ये लेफ्ट में लाइन आ जाएगा, और यहाँ मैं वापस सी कर देता हूँ जिससे जैसा दिख रहा था वैसा ठीक दिखे। अब मैं चाहता हूँ ये जो सी वाला है ये एक सेल की बजाय इसकी 2 सेल बन जाए, तो उसकी 2 सेल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसकी 2 सेल बनाने के लिए मुझे यहीं से ये ए लिखा है इसकी जगह यहाँ लिखना होगा मल्टी रो, और इसमें भी 3 ब्रैकेट आएंगे, तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। मैं यहाँ स्टार लगाता हूँ दूसरे में और फिर लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ, एंड लेट मी चेक। ये कंपाइल नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें एक पैकेज भी काम में लेना पड़ेगा, और हम पैकेज काम में लेते हैं यूज पैकेज मल्टी रो, ये पैकेज काम में ले लेते हैं। ये कहाँ चला गई, ये रही इक्वेशन। तो ये इक्वेशन अपनी आ गई, हमने यहाँ मल्टी रो काम में लिया, तो ये ए है ये नीचे चला गया है। तो इसको वापस सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मल्टी कॉलम। लेट मी ट्राई। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला ये ही एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ दे देता हूँ बी। लेट मी ट्राई, क्या था, ओ ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर मल्टी कॉलम नहीं देना मुझे, यहाँ एक बार ये एच लाइन हटाता हूँ सो कन्फ्यूजन कम हो मुझे। तो ये ठीक है, ये हट गया, एंड यहाँ पर मुझे मल्टी कॉलम ऊपर लिख दिया, यहाँ मल्टी कॉलम, ये मल्टी कॉलम सी, एंड ये एम्प्टी छोड़ देता हूँ एक कर्ली ब्रेसेस, एंड देन एंड बी, देन ये करके देखता हूँ। तो ये आ गया है। अब मैं वापस एच लाइन लगा देता हूँ, मुझे समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ हो रही थी। और ये एच लाइन लगाने पर हमें तीसरी गड़बड़ देखने को मिलेगी, ये ए है वो सेंटर्ड हो गया। देखो हमने क्या किया, आगे वाले में भी मल्टी कॉलम, हमें इसके 2 रो बनाने थे, तो हमने मल्टी कॉलम हमने क्या किया, रो 2 बार बनी है, और ये ए इन सब में है क्योंकि आगे वाले को हमने इसको खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर जैसे मैं डी लिख देता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, तब क्या आएगा, तब ये हमें ए और डी दोनों यहाँ लिख देता है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको खाली छोड़ देते हैं तो डी नहीं आएगा और हमें दिखाई देगा जैसे ये पूरा एक सेल बन गया है।
अब इसमें ये ओरिजेंटल लाइन आ रही है, इसको हटाने के लिए यहाँ से एच लाइन को मुझे हटाना होगा और इस तरह से ये डिस्प्ले में लाना होगा। तो अब हम देख सकते हैं ये सब अलग अलग एक सेल है, ए वाली सेल है, ये दो कॉलम्स एंड दो रोज का मर्ज है, लेकिन सी और बी है, इनके बीच में वर्टिकल लाइन नहीं आ रही है। तो यहाँ वर्टिकल लाइन लाने के लिए सी लाइन ये हमें लिखना होगा। और यहाँ पर जैसे मैं 3 3 लिख रहा हूँ, मैं कारण बता देता हूँ कि 3 3 क्यों लिख रहा हूँ। तो ये देखते हैं हम कि यहाँ लाइन भी आ गई है। यहाँ मैं 2 2 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ क्या है। तो 2 2 3 लिखने पर देखो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, तो मैं मतलब कौन से कॉलम्स में, सी लाइन कॉलम लाइन है, तो कौन से कॉलम्स में लाइन लगानी है। तो हमें 2 2 3 का मतलब दूसरे और तीसरे कॉलम में लगानी है। हमें 3 3 मतलब तीसरे कॉलम से स्टार्ट और तीसरे में ही एंड हो जाए, ऐसी लाइन लगानी है। हमें 1 2 2 लिखते तो पहले में स्टार्ट और दूसरे में एंड, इस तरह से सी लाइन मतलब कॉलम लाइन ये हमें लगानी है। तो हम देखते हैं ये मर्जिंग हो गई। हम एक और लाइन लिख के देख लेते हैं इसमें, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे x m% बैकस्लैश मल्टी कॉलम और यहाँ 2 सेंटर सेंटर दोनों तरफ लाइन भी बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अल्फा। और अब देखता हूँ ये कहाँ आता है, ये यहाँ आ गया है। मैं न्यू लाइन भी कर देता हूँ एच लाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो कॉलम्स को मर्ज करके अल्फा लिख दिया है। एक बार मैं अल्फा के दोनों तरफ की ये लाइनें हटाता हूँ सी वाली और चेक करता हूँ क्या डिफरेंस आता है। तो ये इधर वाली लाइन नहीं आई, तो उधर एक तरफ वाली लाइन तो अपने आप से आ रही है, दूसरी तरफ वाली लाइन के लिए मुझे ये पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं। ये अलग तरह की टेबल बन गई है। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस। तो हम यहाँ पर जैसे पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे थे, हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिख देते हैं a = b + c को इक्वेशन लिख देते हैं। और हम ट्राई करते हैं, यहाँ पहले डाल देते हैं इक्वेशन एरे। ये इक्वेशन एरे क्यों लिख रहा हूँ ये भी अभी समझ में आ जाएगा। और अब देखते हैं, तो ये देखते हैं कि ये एक इक्वेशन आ गई है, लेकिन मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो इसमें कोई नंबरिंग नहीं आई है। इसी इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन। बीच में मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ v = u + at। यहाँ देखो ये ग्रीन में आ रहा है, मैं डॉलर साइन नहीं लगा रहा हूँ, इसके बावजूद ये ग्रीन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बीच में जो कुछ लिखा वो इक्वेशन मोड में है। तो ये देखता हूँ क्या आता है। तो ये देखो ये इक्वेशन आ गई और यहाँ नंबरिंग भी आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ s = ut + फ्रैक्शन ऑफ 1 and 2 at²। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ये इसी लाइन में दूसरी इक्वेशन आ गई। हमने 2 बार डबल बैकस्लैश लगाया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और फिर दोबारा लिखता हूँ। तो मैं बिगिन, इस बार इक्वेशन की बजाय इक्वेशन एरे, या तो इक्वेशन एरे कर दूं, या मैं अभी इक्वेशन एरे की बजाय एक और ट्रायल करके देख रहा हूँ, कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ बिगिन अलाइन, ये स्टार वाले क्या है इनका भी बताऊंगा। तो यहाँ बिगिन अलाइन लिखा है, एंड लाइन, और उसके बीच में ये दो इक्वेशंस लिख दी। और यहाँ मैं दे देता हूँ डबल बैकस्लैश और ये देखता हूँ क्या आता है।
तो ये देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एक तो नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो गई है, और यहाँ पर ये देखो v इक्वल टू यू प्लस एट्टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, ये अलग अलग इक्वेशन के रूप में आ रही है। मैं न्यू लाइन लगा के एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई है, मतलब यहाँ इक्वेशन नंबर 4 आ गया है, और ये और इक्वेशन आ गई है। यहाँ हालांकि एक चीज़ देखने को मिल रही है, अलाइनमेंट नॉर्मली इस तरह से हम इक्वेशंस लिखते हैं तो इक्वल के साइन पर होना चाहिए। तो इक्वल के साइन पर अलाइनमेंट के लिए हमें इक्वल के साइन से पहले m% लगाना पड़ेगा, और तो ये अलाइनमेंट है, इक्वल के साइन पर हो जाएगा। तो ये अपना डिस्प्ले में बहुत अच्छा लगता है, इक्वल का साइन पे आ जाए। हम इसके बाद में जैसे सिंपली देखना चाहें इक्वल टू, मान लो इसकी कोई वैल्यू हो और हम वो वैल्यू देखना चाहें, सिर्फ हम देखना चाहें एंड इक्वल टू, ये 100 लिख देते हैं। ये मतलब मैं कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ और वो भी अलाइन करना चाहता हूँ, तो देखो इक्वल टू के साइन से अलाइन, ये न्यू लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो ये इक्वल टू 100, ये इक्वल टू के साइन से अलाइन होने के कारण ये हमें परफेक्टली सही जगह दिखाई दे रहा है। अब हम एक बार इनको, जैसे ये बिगिन अलाइन है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और दोबारा करता हूँ, तो ये आगे इक्वेशन नंबर कैसे रहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पहले वाले इक्वेशन नंबर 5 पे एंड हुआ था, तो ये अब 6, 7, 8, 9 इस तरह से आगे चल रहा है। एक था अलाइन के आगे स्टार लगाने वाला, तो स्टार बिगिन एंड एंड दोनों जगह मैं अलाइन के आगे स्टार लगा देता हूँ, और अब मैं चेक करता हूँ तो ये इक्वेशन नंबर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो देखो 5 तक इक्वेशन नंबर है, आगे वालों के इक्वेशन नंबर नहीं है। आगे मान लो मैं फिर से इक्वेशन नंबर नहीं दूं, मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अलाइन, तो आगे क्या होगा, तो आगे फिर से नंबरिंग आ जाएगी, मतलब बीच वालों की नंबरिंग है हिडन नहीं हुई है। बीच वाली इक्वेशन जिनके स्टार लगा दिया उनको नंबरिंग मिली ही नहीं है। ऊपर 5 तक आई, उसके बाद इनकी नंबरिंग गायब, और बाद में 6 से स्टार्ट होकर आगे नंबरिंग फिर से मिल गई। तो ये है अपना इक्वेशंस को डिफरेंट वेज में लिखने का तरीका। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। ये हालांकि काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं।